नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में वैसे तो खबरें बहुत सी हैं, लेकिन हम इन खबरों की शुरुआत करते हैं, ख़ास बात की शुरुआत करते हैं एक सियासी खिचड़ी की बात से। हाल ही में जब से GHMC इंतखाबात की इत्तलात आनी शुरू हुई है, बिरयानी और पुली हरा पर नई सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है। ये नई डिश बीजेपी लीडर बंडी संजय ने पकानी शुरू की है। उनका मानना है कि तेलंगाना हुकूमत ने गणेश त्योहार को घरों में मनाने का हुक्म देकर दरअसल नाइंसाफ़ी की है। कोविड के बढ़ते मामलात को नज़र में रखते हुए हर त्योहार को अवामी सतह पर मनाने से रोका जा रहा है, लेकिन बंडी संजय ने मौका गनीमत जाना और सीधे बिरयानी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि TRS ने रमज़ान के दौरान एक ख़ास तबके को बिरयानी फराहम की और अक्सरियती फ़िरक़े को गणेश त्योहार के पुलिहोरा से भी महरूम करना चाहती है। बात जो भी हो, शहर हैदराबाद बिरयानी के लिए और बिरयानी हैदराबाद से दुनिया भर में मशहूर है, और जब बिरयानी को सियासी मैदान में भी घसीटा जा रहा है तो इस पर चर्चा भी ज़रूरी है। बीजेपी हमेशा की तरह इस मरतबा भी अवामी मुद्दों से महरूम है। अवाम के हकीकी मसाइल, शहरी हुकूक और फलाह बहबूद से पार्टी का दूर से भी वास्ता नहीं है। यही वजह है कि तेलंगाना रियासत में पार्टी ने काफ़ी हजीमत उठाई है। GHMC इंतखाबात में भी बंडी संजय ने बिरयानी और पुलिहरा से बनी सियासी खिचड़ी से अपना उल्लू सीधा करने का इरादा किया है। देखते हैं ये हरबा किस हद तक कामयाब होता है। बीजेपी लीडर बंडी संजय ने मजीद ये भी कहा कि हुकूमत अक़लियती तबके को खुश करने के लिए ये इक़दाम कर रही है। ऐसे बयान देकर बीजेपी खुद का ही मजाक बना रही है। आज अक़लियती तबका तेलंगाना हुकूमत से नाला है। तेलंगाना बनने से पहले अक़लियती तबके का जो हाल था, आज उससे भी ख़राब हालत में है। अक़लियती तबके की सियासी आवाज़ों को, हुकूक़ को हुकूमत पूरी तरह दबाना चाहती है। मस्जिदें महफूज नहीं हैं, जबकि बंडी संजय मानते हैं कि गणेश त्योहार अक़लियतों को खुश करने के लिए कमज़ोर किया गया। खैर, बीजेपी ने कौमी सतह पर कोविड के दौरान जो रिकॉर्ड कायम किए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश में हुकूमत गिराना हो, राजस्थान में सियासी खलाबाजी हो और फिर कोरोना के बारे में ओछे बयानात हो, बीजेपी ने अपना अलग ही रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी को बिरयानी और पुलिहरा पर सियासत करनी है। GHMC इंतखाबात को लेकर TRS और बीजेपी दोनों ही जमातें फिक्रमंद हैं। हुक्मरान जमात ने हर सरकारी काम को अपनी कामयाबी बताना शुरू कर दिया है। बीजेपी को अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए बिरयानी का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हैदराबादी बिरयानी के चाहने वालों को बड़ी हैरानी और कोफ्त भी हुई है। लोग चाहते हैं कि सियासी रोटियां सेकने के लिए कम से कम बिरयानी को निशाना ना बनाया जाए। रही बात पुलिहरा की, तो ये बिना किसी बड़े प्रोग्राम के भी खाया जा सकता है। कोविड के पेश नज़र हर मज़हब के मानने वालों को अपनी इबादत घर तक महदूद करने के अहकाम है। इस पर काफ़ी अरसे से अमल हो रहा है। अब वो चाहें बिरयानी खाएं या पुलिहरा या कुछ और डिश, अपनी पसंद के लिए वो आज़ाद है। नागर कर्नूल ज़िले के अमराबाद में वाक़ श्री सैलम हाइडल पावर प्लांट में आग लगने के वाक़े में 9 मुलाजिमीन हलाक हो गए। उनमें एक हैदराबाद की खातून असिस्टेंट इंजीनियर उज़मा फ़ातिमा भी शामिल है। प्लांट में जुमेरात की रात ज़बरदस्त आग भड़क उठी। पैनल बोर्ड से अचानक आग भड़क उठी और ज़ोरदार धमाके के बाद आग चारों तरफ फैल गई, जिसके नतीजे में प्लांट के 6 यूनिट में धुआं फैल गया। डिविजनल इंजीनियर पवन कुमार ने बताया कि हादसे के वक्त पावर प्लांट में 17 अमला मौजूद था, जिनमें से 8 सुरंग के ज़रिए बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बकिया 9 मुलाजिमीन अंदर फंस गए थे। उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। फंसे जाने वाले 9 मुलाजिमीन में 7 का ताल्लुक जेनको से है और 2 मुलाजिमीन का ताल्लुक खानगी कंपनी एमरॉन बैटरीज से बताया गया है। जुमे की सुबह आग पर काबू पा लिया गया। इसके लिए 3 फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल किया गया। आग के साथ धुआं फैलने से बचाव की कोशिशों में रुकावटें पैदा हुई। प्लांट में फंस जाने वाले 9 मुलाजिमीन की तलाश करने सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी गोदावरी खनी से 2 रेस्क्यू टीमों की मदद ली गई। 2 टीमों में 20 का अमला रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दोपहर 1:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक असिस्टेंट इंजीनियर सुंदर सूर्यापेट की नाश दस्तियाब हुई। बकिया 8 मुलाजिमीन की नाशें शाम 4 बजे तक निकाल ली गई। हादसे में हलाक होने वालों में श्रीनिवास गौड़ डिविजनल इंजीनियर हैदराबाद, वेंकटराव असिस्टेंट इंजीनियर पुलवांचा, मोहन कुमार असिस्टेंट इंजीनियर, उज़मा फातिमा असिस्टेंट इंजीनियर, प्लांट अटेंडेंट राम बाबू, किरण पालोंचा और एमरॉन बैटरीज के 2 मुलाजिमीन विनेश कुमार और महेश कुमार शामिल हैं। इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाले DA पवन कुमार, प्लांट जूनियर असिस्टेंट रामकृष्णा, ड्राइवर पालंकिया मात्रे,
कृष्णा रेड्डी और वेंकटैया को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पूरे मुल्क में मानसून अपने शबाब पर है। मुल्क के 11 बड़े रियासतें इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इसके बाद भी मौसम जो वेदर डिपार्टमेंट है उसके आंकड़े कह रहे हैं कि 26 रियासतों में इस साल अब तक नॉर्मल या उससे कम बारिश हुई है। मौसम मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक जिन 10 रियासतों में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है उनमें 4 रियासतें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात और बिहार के कई ज़िले हैं जहां सैलाब की हालत बनी हुई है। असम, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में नॉर्मल या उससे कम बारिश हुई है। इसके बाद भी यहाँ सैलाब के हालात बने हुए हैं। वजारत दाखिला के आंकड़ों के मुताबिक 18 अगस्त की हालत में 183 ज़िलों में करीब 1.5 करोड़ लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। 70,000 से ज़्यादा घर तबाह हुए हैं और 900 से ज़्यादा लोगों की मौत बारिश व उससे जुड़े हादसों की वजह से हुई। नेपाल में आई तेज़ बारिश की वजह से बिहार के बॉर्डर इलाकों में सैलाब की हालत बनी हुई है। सुपौल, अरारिया, कटिहार, वेस्ट चंपारण, नॉर्थ चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में डैम्स के दायरे में आने वाले इलाके पानी में डूब गए हैं। इनमें से ज़्यादातर ज़िले ऐसे हैं जो हर साल ही सैलाब का सामना करते हैं। इस साल नॉर्थ बिहार में हालात नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से सैलाब पिछले सालों के मुकाबले इस बार ज़्यादा हुई। अब बात कोरोना वायरस की। आलमी वबा कोरोना वायरस के दुनिया भर में अब तक दर्ज किए गए जुमला 2,25,79,017 मामलात में से आधे से ज़्यादा यानी 1,19,12,643 मामले हिंदुस्तान, अमेरिका और ब्राज़ील में रिकॉर्ड किए गए हैं। कोविड-19 के इन्फेक्शन के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। इसी के साथ इस वबा की वजह से अमवात के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और मेक्सिको तीसरे और हिंदुस्तान चौथे नंबर पर है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग के मरकज़ के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से दुनिया भर में 2,25,79,017 अफराद मुतासिर हुए हैं जबकि 7,92,475 की अमवात हुई है। आलमी सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 55,73,743 अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 1,74,248 अफराद की मौत हो चुकी है। ब्राज़ील में अब तक 35,01,975 अफराद मुतासिर हुए हैं जबकि 1,12,304 हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जुमे की सुबह जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन्फेक्शन के 68,898 नए मामलात दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है। अगस्त के महीने को ख़त्म होने में अभी 10 दिन बाकी हैं लेकिन 20 दिन के अंदर कोरोना के 12 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। अगस्त में अब तक सबसे ज़्यादा नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हिंदुस्तान ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलात में अमेरिका और ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। हिंदुस्तान में जुमे के रोज़ एक दिन में कोरोना के 68,898 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की वजह से 983 अफराद हलाक हो गए हैं। ताहम मुल्क में मरीजों की बाजियाबी यानी रिकवरी रेट 74% से ज़्यादा है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड-19 के जुमला 29,05,823 मामलात अब तक रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों में इन्फेक्शन की वजह से मज़ीद 983 अफराद की हलाकत के बाद अमवात की तादाद बढ़कर 54,849 हो गई है। इन्फेक्शन से अमवात की शरह यानी फैटिलिटी रेट कम होकर 1.89% हो गया है और मरीजों की बाजियाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 74.30% हो गया है। आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के फ़िलहाल 6,92,028 एक्टिव केसेस हैं।
जो अब तक रिपोर्ट होने वाले कुल केसेस में 23.82% है। 7 अगस्त को हिंदुस्तान में कोविड-19 के 20 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 20 अगस्त तक मुल्क में कोविड-19 के मजमूई तौर पर 34,67,237 नमूनों का तजुर्बा किया गया था। उनमें से 8,05,985 नमूने सिर्फ जुमेरात को ही जांचे गए थे। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 1 लाख तक पहुंच गई है। ताज़ा तौर पर जुमेरात के रोज़ कोरोना वायरस के 1967 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 8 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 99,391 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 737 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 473 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि आदिलाबाद में 16, कुत्तागुड़म में 21, जगतियाल में 81, जनगांव में 22, भोपालपल्ली गदवाल में 55, कामारेड्डी में 55, करीमनगर में 86, खम्मम में 79 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के बढ़ते खौफ के खात्मे के लिए कोरोना की वैक्सीन ही आखिरी उम्मीद है, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर मरकूज है। चीन, रूस, अमेरिका जैसे ममालिक के साथ हिंदुस्तान भी बढ़ती हुई सतह पर वैक्सीन तैयार कर रहा है। मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दावा किया है कि ये साल के आखिर तक दस्तयाब हो जाएगी। एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन पर तेज़ी से काम जारी है। तवक्को की जा रही है कि इस साल के आखिर तक इसकी ट्रायल ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले से ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पैदावार को तैयार कर रहा है ताकि बाजार में कम वक्त में ये दस्तयाब हो सके। मरकजी वजीर ने कहा कि जब ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी तब सबसे पहले 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले अशखास पर इसकी जाँच की जाएगी। इसके साथ ही हर्षवर्धन ने कहा कि सेहत से मुताल्लिक कारकुनान अफराद या कारकुनान जो कोरोना वबा के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें वैक्सीन देने में तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम 2021 की पहली तिमाही में वैक्सीन इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने हाल ही में इत्तला दी है कि मुल्क में 3 वैक्सीन तैयार की जा रही हैं, जिनमें से एक वैक्सीन के लिए इंसानी आजमाइश यानी ह्यूमन ट्रायल जल्दी शुरू हो जाएगी और बकिया 2 वैक्सीनों के लिए इंसानी आजमाइश पहले और दूसरे मरहले में है। वैक्सीन तैयार करने के लिए अच्छा काम किया जा रहा है। तीनों वैक्सीन सही तौर पर तैयार की जा रही हैं। लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार के भाई असलम खान जुमे के रोज़ इंतकाल कर गए। वो 88 साल के थे और कोरोना वायरस से मुतासिर थे। उन्हें इलाज के लिए मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। वाज़ेह रहे कि दिलीप कुमार के दूसरे भाई एहसान खान भी कोविड-19 में मुब्तला हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत भी नाजुक बताई जाती है। लीलावती में असलम खान का इलाज करने वाले डॉक्टर जलील मार्कर का कहना है कि वो ज़ईफ़ुल उम्री की बीमारियों के साथ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। उनके बदन के कई आज़ा ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से डॉक्टरों को काफ़ी तशवीश हुई। कोरोना की वजह से आजकल लोग अपने प्यारों से भी फासला तय बना रहे हैं, जिसकी वजह से उड़ीसा में एक औरत को खुद ही अपने शोहर की आखिरी रसूमात अदा करनी पड़ी। पीपीई किट पहनकर खातून ने अपने शोहर की आखिरी रसूमात की तमाम रसूमात मुकम्मल की और दुआ भी की। मंडापल्ली गांव उड़ीसा के ज़िले मल्ला कनगिरी के नक्सल मुतासरा इलाके के मैथिली ब्लॉक में है। कृष्णा नायक यहाँ एजुकेशन ऑफिसर थे। 2 दिन पहले अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने अंजयपुर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। बादअज़ा हॉस्पिटल ने उन्हें शाही लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज कुरतपुर रिफ़र किया, जहां उनकी हालत और संगीन हो गई। कृष्णा का कोरोना टेस्ट कराया गया था जो मनफी बताया गया। सेहत में कोई बेहतरी नहीं होने पर डॉक्टरों ने कृष्णा को विशाखापट्टनम मुंतकिल करने को कहा। कृष्णा विशाखापट्टनम जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। कृष्णा के जसद खाकी को आखिरी रसूमात के लिए घर लाया गया, लेकिन ना ही कोई रिश्तेदार और ना ही कोई पड़ोसी आया। हर एक को कोरोना का खौफ था।
खातून ने यह भी कहा कि उसके शोहर को कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी कोई खरीद नहीं आया। जब कोई नहीं पहुंचा तो उस औरत ने खुद पीपीई किट पहन ली और आखिरी रसूमात के लिए तमाम तैयारियां की। इस खातून ने एक एम्बुलेंस को बुलाया और कुछ तिब्बी अमले की मदद से लाश जंगल में ले गई। एम्बुलेंस से उतारने के बाद उसने अपने शोहर को कंधा भी दिया और तमाम रसूमात अदा करते हुए शोहर को अग्नि भी दी। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन के सबब बैरून ममालिक में फंसे 11,20,000 हिंदुस्तानियों को वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापस लाया गया। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि मज़कूरा मिशन के 5वें मरहले में अब तक 22 मुल्कों से तकरीबन 500 बैनुल अक़वामी परवाज़ें और 130 अंदरून मुल्क मुंसलिक परवाज़ें चलाई गईं। इस महीने के आखिर तक मज़ीद 450 बैनुल अक़वामी परवाज़ें चलाई जाएंगी। बिहार के असेंबली इलेक्शंस करवाने को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पसोपेश में है। इलेक्शन कमीशन इंडिया इन इंतखाबात को टालने को लेकर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बिहार में कोरोना की तेज़ रफ्तार और बॉर्डर्स के जो ज़िले हैं बिहार के, वहाँ पे सैलाब की सूरत हाल की वजह से इलेक्शन करवाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। नई सरकार जो बनेगी उसके लिए जो क़वायद हैं वो हिसाब से 29 नवंबर से पहले वहाँ पर नई सरकार का बनना ज़रूरी है और उसी महीने की 13 से 21 तारीख तक त्योहारों की वजह से बिहार में इलेक्शंस करवाना मुमकिन नहीं है। इससे पहले अक्टूबर में 17 से 25 तक नवरात्रि है। हालांकि पिछले इंतखाबात में नवरात्रि के दौरान ही एक मरहले का इंतखाब करवाया गया था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से शायद ये भी मुश्किल हो। वज़ीर आला नीतीश कुमार अपने अफसरों के सामने हुकूमत के पास अगस्त तक का वक्त वो मान के चल रहे हैं कि उनके पास सिर्फ अगस्त तक का वक्त है, जिसकी वजह से सितंबर या अक्टूबर में इंतखाबात तय माना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव टालने की बात अभी तक नहीं कही और हाई कोर्ट ने भी एक ऐसी पिटीशन को अभी तक रद्द कर दिया है जिसमें इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई थी। ऐसे में अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये राय दे रहे हैं कि इंतखाबात को काफ़ी जो कोविड-19 के गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस पर अमल करते हुए करवाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोरोना के दौर में इंतखाबात करवाने के लिए गाइडलाइंस आज जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के चलते उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने की सहूलत दे दी है। हालांकि इसका प्रिंट निकालकर उम्मीदवार को इलेक्शन ऑफिशियल को सौंपना होगा। इसके अलावा इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे किसी भी कमरे, हॉल या जो प्रीमिसेस होगी उसमें थर्मल स्कैनर का होना ज़रूरी है। थर्मल स्कैनर हर बूथ पर होंगे और एंट्री पॉइंट पर हर किसी की स्कैनिंग की जाएगी। इसके अलावा हर बूथ पर 1500 के बजाय 1000 वोटरों को बुलाया जाएगा। अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा पाया गया तो वो आखिरी घंटे में ही वोट डाल सकेगा। 8 सवालों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं हम उनको एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करते हैं। नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो इस बार कैसा होगा। नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन मुहैया कराए जाएंगे। उम्मीदवार इसे ऑनलाइन भी भर सकेंगे। उसका प्रिंट उन्हें इलेक्शन ऑफिशियल को सौंपना होगा। हलफनामा भी ऑनलाइन दाखिल किया जा सकेगा। उसका प्रिंट लोग अपने पास रख सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है, जो नॉमिनेशन है, उसका जो नोटराइजेशन है, जो नोटरी हम करवाते हैं एडवोकेट से, वो नोटराइजेशन इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल को सौंपना होगा। उम्मीदवार की ज़मानत की जो रकम है वो ऑनलाइन जमा की जा सकेगी। कैश देने का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा। नॉमिनेशन फॉर्म सौंपते वक्त
उम्मीदवार के साथ 2 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकेंगे, उन्हें 2 से ज़्यादा गाड़ियां ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे गाइडलाइंस यहाँ पे आए हैं, जैसे पोलिंग बूथ का मामला है। एक पोलिंग बूथ पर 1500 के बजाय 1000 वोटरों को ही बुलाया जाएगा। वोटिंग से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज किया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर साबुन, पानी, सैनिटाइजर मुहैया कराया जाएगा। बूथ के अंदर भी सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे। जो वोटर मास्क लगाकर नहीं आएंगे उनके लिए बूथ पर रिजर्व में मास्क रखे जाएंगे। हर बूथ के एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्कैनर लगाया जाएगा। हर वोटर की एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल चेकिंग होगी। जब वोट डालने के टाइम पे लोग जाएंगे तो उस वक्त उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर किसी वोटर का जो पहली रीडिंग है, जो टेम्परेचर है, और वो तय पैमानों से ऊपर जाता है तो दोबारा उसका टेम्परेचर लिया जाएगा। दूसरी बार भी अगर ज़्यादा निकले तो वोटर को टोकन या सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उसे वोटिंग के आखिरी घंटे में बूथ पर आने को कहा जाएगा। वोटिंग के आखिरी घंटे में ऐसे वोटरों को वोट डालने दिया जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर वाले वोटरों को फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के बुनियाद पर टोकन दिया जाएगा ताकि उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। टोकन देने के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। अगर पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट का टेम्परेचर भी ज़्यादा पाया गया तो इलेक्शन ऑफिशियल उसके रिलीवर को बूथ पर आने की इजाज़त दे देंगे। अगर जो मान लीजिए अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो क्या वो वोट दे सकेंगे? क्वारंटाइन किए गए कोरोना के मरीज भी वोटिंग के आखिरी घंटे में हेल्थ ऑफिशियल्स की देखरेख में वोट डालने जा सकेंगे। कोरोना मरीजों के वोटिंग का जो प्रोसेस है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट को कोऑर्डिनेट करेंगे। जो वोटर कंटेनमेंट जोन में रहे हैं वो वोट देने कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। कोरोना पॉजिटिव या कोरोना सस्पेक्ट है या क्वारंटाइन किए गए जो लोग हैं वो पोस्टल बैलेट से भी वोट डाल सकेंगे। कोरोना को लेकर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म मईशत में पहले ही बहुत ख़राब हालत है। राहुल गांधी ने राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रोग्राम के दरमियान कहा कि उनके खिताब से इस इख्तिसाबात और गैर मुनज़्ज़म मईशत कोविड-19 के पहले ही सूरत हाल काफ़ी बुरी है। जब तक पैसा किसानों, मजदूरों और MSCs को बराह रास्त नहीं दिया जाता उस वक्त तक हालात नहीं सुधरेंगे। पहले भी राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा था कि मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क में मईशत को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, इसलिए आने वाले वक्त में लोगों को बड़ी तादाद में बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने रियासत के 22 ज़िले सदर मुकाम में बनाए जा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन के प्रोग्राम के संग बुनियाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने खिताब किया। मध्य प्रदेश की 27 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से पहले कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान राम भक्त बनने का मुकाबला चल रहा है। रियासत के अखबारात में जुमेरात की सुबह जारी होने वाले एक इश्तिहार ने रियासत की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस के जरिए दिए गए इस अखबारी इश्तिहार में साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को राम मंदिर की बुनियाद करार दिया गया। कांग्रेस के लीडर गोविंद गोयल के नाम पर जारी करदा इश्तिहार में लिखा गया है कि राजीव गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की बुनियाद रखकर राम राज्य का तस्वुर दिया था। वैसे ये पहला मौका नहीं है। मध्य प्रदेश में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात से खबर कांग्रेस राम भक्ति जोर से इसका प्रचार कर रही है। इससे पहले हनुमान चालीसा भी पढ़ा जा चुका है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो राम राज्य चाहती है। कांग्रेस के लीडर और साबिक वजीर ममलिकत ज्योति पटवारी ने कहा कि राजीव जी ने अदालत के हुक्म पर मंदिर के ताले खोले। राम का अजीमुशान मंदिर की तामीर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहा करती थी कि उसे अदालत के फैसले मंजूर होंगे। आज भी हम उसी बात पे बरकरार हैं। राम पर कांग्रेस पार्टी का हर कारकुन यकीन रखता है। दूसरी तरफ रियासत में इख्तिदार रखने वाले भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की अकीदत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रियासती वज़ीर दाखिला निरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये अपने आप में हैरत की बात है कि कांग्रेस को इश्तिहार पढ़कर हम ये देख रहे हैं कि राम हमारे हैं। अगर राम आपके हैं तो फिर शक किस तरह का है? अगर ऐसा नहीं है तो ये कैसे सही है? इश्तिहार ही शक पैदा करता है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तवक्को जाहिर की है कि सऊदी अरब भी इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले माहदे में शामिल हो जाएगा। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले अमन माहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात को F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त ज़ेर गौर है। सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब इसराइल अमारत माहदे में शामिल हो जाएगा। ईरान के हवाले से बात करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से जल्द ही कहेंगे कि अमरीका ईरान के खिलाफ मुअत्तल की गई साबिक़ा तमाम पाबंदियों की बहाली चाहता है। दूसरी जानिब सिफारती ज़राए का बताना है कि रूस और चीन समेत दीगर ममालिक की जानिब से अमरीकी इक़दाम की शदीद मुखालिफत मुतवक्को है। याद रहे कि ईरान की अमरीका समेत आलमी ताकतों के साथ होने वाली एटमी डील के बाद तेहरान के खिलाफ पाबंदियाँ मुअत्तल की गई थी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात उस वक्त तक क़ायम नहीं हो सकते जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा अमन माहदे पर दस्तखत नहीं कर देता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान अल सऊद का ये बयान सऊदी अरब की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारत और इसराइल के दरमियान अमन माहदे से मुताल्लिक़ पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ़्ते मुत्तहदा अरब अमारत इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात क़ायम करने वाला पहला खलीजी मुल्क बना था। दोनों ममालिक के दरमियान ये अमन माहदा अमरीका की सालिसी के ज़रिए हुआ और सदर ट्रंप ने ही सबसे पहले ट्वीट करके इसका ऐलान किया था। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अबूधाबी के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन जायद ने गुज़िश्ता जुमेरात को एक मुश्तरका बयान में कहा था कि इस माहदे के नतीजे में इसराइल मकबूजा गरब अर्दन के मज़ीद इलाके इसराइल में ज़म करने के मंसूबे को मुअत्तल कर देगा। इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारत के दरमियान 13 अगस्त को होने वाले माहदे को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मशरिक़ वुस्ता के लिए एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस माहदे के बाद ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक भी इसराइल के साथ ऐसे ही माहदे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट्स को कोर्ट की कंटेम्प्ट मानते हुए, कोर्ट की बेइज्जती मानते हुए उन्हें उसका मुजरिम माना है। इस मुद्दे पर कानून के जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन बात ये भी है कि ट्विटर पर हर दिन 50 करोड़ ट्वीट होते हैं, यानी हर सेकंड 6000 से ज़्यादा ट्वीट। ये तो सिर्फ नंबर्स हैं। ट्विटर के 33 करोड़ मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं और 14 करोड़ 50 लाख डेली यूज़र्स हैं। इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर 1.3 बिलियन अकाउंट्स अब तक इस पर बन चुके हैं, यानी दुनिया की आबादी का 7वां हिस्सा ट्विटर पर है। नवंबर 2013 में जब ट्विटर ने अपने शेयर जारी किए तो वो सुबह $26 पर लिस्ट हुआ और मार्केट बंद होते होते एक शेयर की कीमत $44 हो गई। यूज़र्स को 140 कैरेक्टर में अपनी बात कहने में दिक्कत होती थी। इसी वजह से नवंबर 2017 में ही कैरेक्टर लिमिट को बढ़ाकर 280 किया गया। ट्विटर पर 44% यूज़र्स ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंट तो बनाए लेकिन आज तक कोई ट्वीट नहीं किया। अब तक सिर्फ 55 करोड़ यूज़र्स ने ही ट्वीट किए हैं। 50 करोड़ लोग हर महीने बिना लॉगिन किए साइट पर आते हैं। इंटरनेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर ने तेलंगाना हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि उसने काबिल एतराज़ इस्लामोफोबिया हैशटैग अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिए हैं। हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन के साथ एक PIL की सुनवाई के दौरान ट्विटर की नुमाइंदगी करने वाले वकील संज पवैया ने अदालत को जानकारी दी कि भड़काऊ हैशटैग तकरीबन ट्विटर से हटा दिया गया है। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच के सामने मज़कूरा वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के बाद से वक्त मांगा, जिस पर कार्रवाई 9 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा मज़कूरा अदालत ने हुकूमत हिंद से भी इस ज़िमन में अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। हैदराबादी नसाद वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन ने अवामी मफाद अमाने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की दरखास्त तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल करते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा मरकजी काबीनी सेक्रेटरी, मरकजी दाखिली सेक्रेटरी, DGP, तेलंगाना स्टेट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी को भी जवाबदाह बनाया गया था।
नाजरीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।